नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कवर्धा से खबर, जहां पर कवर्धा के आदिवासी का एमपी में एनकाउंटर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गौरतलब है कि मछली मारने गए 2 आदिवासियों पर एमपी पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें झाम सिंह धुर्वे नाम के एक आदिवासी की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा बाल बचा था। इस मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर एमपी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद वन मंत्री ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखा था और उनसे फोन पर बात कर मध्य प्रदेश सरकार से बात करने को लेकर चर्चा की थी। अब पत्र का जवाब भले नहीं आया हो, लेकिन आज किसी अखबार में हमने पढ़ा कि उनको उनके आश्रित को नौकरी और उसकी इंक्वायरी के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक पहलू है कि बहुत सीधे साधे एक आदिवासी को नक्सली बता करके उसको सीधा शूट कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये किसी भी वर्ग के लिए बहुत असहनीय है। और आदरणीय अकबर भाई ने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और तो हमारे आदरणीय महामहिम जी ने इसको पत्र लिखा है। तो इस मामले की गंभीरता इससे आप समझ सकते हैं। कवर्धा में एक सरकारी आयोजन में पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक बार फिर एक आदिवासी के एनकाउंटर में हुई मौत पर बयान दिया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हर पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जांच होनी चाहिए। वन मंत्री ने खुद और राज्यपाल ने भी एमपी सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। हालांकि मामले में 302 का केस दर्ज किया गया है। कवर्धा पहुंचे मोहम्मद अकबर ने पौनी पसारी वर्ग को आर्थिक मदद के रूप में 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी। चेक देखिए। हत्या हुई है, उसके बारे में लगातार हम लोगों ने आवाज उठाया। पूरा आदिवासी समाज बेहद आक्रोशित था। मैंने 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उसके बाद 2 बार मैंने वहाँ के गृह मंत्री जी को पत्र लिखा। कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राज्यपाल महोदय से मैंने मोबाइल के जरिए बातचीत की। उनको सारी स्थिति की जानकारी दी, जो हमने जिला स्तर पर जांच रिपोर्ट एसडीएम के द्वारा की गई थी उसकी जानकारी दी, उसकी प्रति भेजी। और जो 2 पत्र हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को लिखा था, वो पूरी प्रतियाँ भेजकर हमने निवेदन किया कि भाई झाम सिंह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, किसी गतिविधि में कभी वो संलग्न नहीं पाया गया और मध्य प्रदेश में उसको मार दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदया ने आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे में मध्य प्रदेश के गवर्नर से बात करूंगी। उन्होंने बात भी किया, पत्र भी लिखा और परिणाम अभी सामने आया है कि 302 का मुकदमा। और इस साल के आखिर तक प्रदेश के निकायों में चुनाव होने हैं, जिस पर कोरोना काल का प्रकोप पड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में वीर गांव, रिसाली और भिलाई नगर निगमों के साथ कई और निकायों के चुनाव कोरोना की वजह से टल सकते हैं। राज्य सरकार इन निकायों को 6 महीनों का एक्सटेंशन दे सकती है। इस दौरान लोकतांत्रिक पद्धति से निकायों का गठन जरूरी होगा। इसके बाद भी अगर चुनाव कराने के हालात नहीं रहते तो सरकार के पास विकल्प होगा कि वो इन निकायों की बॉडी को भंग करके इनके संचालन के लिए प्रशासक बैठा सकती है। जनगणना के स्थगित होने के बाद महत्वपूर्ण निकाय चुनाव पर भी कोरोना काल की आपदा से रोक लगने की पूरी संभावना है। प्राकृतिक आपदा या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकते। दिसंबर में प्रेमनगर, सारंगढ़, खैरागढ़, शिवपुर, चरवा समेत कई स्थानों पर भी निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि बीरगांव, भिलाई का जनवरी में और रिसाली के पहले चुनाव होने। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 महीनों बाद संसदीय सचिवों और निगम मंडलों में नियुक्तियों की सूची जारी कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 संसदीय सचिवों, 2 प्राधिकरणों और उसके बाद 23 निगम मंडलों आयोग में नियुक्तियां की। अब तक भूपेश बघेल सरकार ने 26 निगम मंडल आयोग में संगठन के 40 नेताओं को स्थान दिया। करीब इतने ही उपक्रमों में नियुक्तियां की जानी हैं, लेकिन कोरोना के चलते वो काम नहीं कर पा रहे हैं। निगम मंडलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सदस्य ना
बाहर दौरे कर पा रहे हैं और ना ही कोई नई योजना बना पा रहे हैं। निगम मंडलों में सन्नाटा इस वजह से पसरा हुआ है। ज्यादातर मंडलों में कोरोना केस मिलने की वजह से इन्हें बार बार सील करना पड़ रहा है। उधर इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े गौरव का क्षण होता है जब पार्टी उसकी सेवाओं का मूल्यांकन करके उसे किसी प्रकार के पद पर नियुक्ति देती है। न केवल उस व्यक्ति के लिए, उसके साथियों के लिए, उसके समर्थकों के लिए, उसके गांव के, क्षेत्र के, मोहल्ले के, शहर के, जिले के रहने वालों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन हम लोगों की नियुक्ति होने के बाद हम सब किसी भी प्रकार से सबको एक साथ एकत्रित नहीं कर पाए हैं, एक साथ मिलकर खुशियां नहीं बांट पाए हैं। जब मैंने कार्यभार लिया उस दिन केवल माननीय शिक्षा मंत्री जी थे और विभाग के एक अधिकारी थे। हमने बहुत सादगी से कार्यभार ग्रहण किया। कांग्रेस के अंदर जो असंतोष की ज्वाला धधक रही थी उसे शांत करने के लिए लगभग 18 महीने के बाद निगम आयोगों की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद चाहे अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, सदस्य हों, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक सरकार पर बोझ जरूर लाद दिया गया है, लेकिन काम के नाम पर शून्यता ही उनको नज़र आ रही है। वे अपने आप को सोच रहे हैं कि कोरोना काल में जिस प्रकार से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार ने वैसे ही दगाबाजी की है जैसे इस प्रदेश की जनता के साथ की गई है। और खबर बलौदा बाजार से, जहां पर जेल में 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जिला उप जेल में 21 कैदी मिले हैं। एक प्रहरी संक्रमित पाया गया और जेल में ही आइसोलेट किया गया इन लोगों को और वहीं पर इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, तो जिला उप जेल में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। 21 कैदी समेत एक प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जेल में ही आइसोलेट किया गया है और वहीं पर इनका इलाज चल रहा है। तो जेल में 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बलौदा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमण के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सूबे में कोरोना के 3189 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें से सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 717 नए मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 23 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। हालांकि इसी दौरान 689 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। इस वक्त प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या करीब 74,000 पहुंच चुकी है, जबकि अभी तक प्रदेश में 611 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। कुल पीड़ितों की संख्या अब करीब 74,000 के पास पहुंच चुकी है। 611 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अगर शासकीय व्यवस्था के तहत कोई इलाज कराता है तो हमारी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर जाना चाहते हैं तो उनके काम करने के तरीके हैं। हम लोगों ने कुछ टेस्ट के शुल्क निर्धारित किए हुए हैं। उसके बावजूद भी कोई लोग ज्यादा सुविधाओं का मांग करेंगे तो कोई हॉस्पिटल भी बड़े बड़े होटल को ऑक्युपाई किया हुआ है, हायर किया हुआ है, तो उसमें उनको उस हिसाब से खर्च उनको देना पड़ेगा। इसलिए उसमें कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट के लिए शुल्क सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। शुरुआत में जो मौत जिस तरीके से जारी था तो प्रयास ये किए गए थे कि कोरोना से होने वाली मौत के बाद जो होने वाली फ्यूनरल है उसको दूर में किया जाए और स्थानीय जहां जहां शमशान भूमि है वहां किया जाए। लेकिन आंकड़े बढ़ने के साथ साथ परिजन लगातार मांग करते रहे हैं कि अपने मिट्टी में ले जा करके उसका अंतिम क्रियाकर्म करेंगे। कुछ ऐसी बातें आई हैं जो 2-3 बॉडीज की बात जिसका आप प्रश्न कर रहे हैं, 1-2 के बारे में तो उसके वारिसान लगभग तैयार नहीं हुए हैं और उसके बावजूद भी हम सबको मौत के प्रति संवेदनाएं हैं और उसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। मैं ऐसा नहीं समझता
कि पूरे प्रदेश की और पूरे रायपुर शहर में ऐसी कोई बहुत भयावह स्थिति है। हम सबको मिलजुल करके कोरोना से निपटने का काम करना है। बेड की कमी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में मांग हो रही थी, हम लोगों ने उसका भी शुल्क निर्धारित किया हुआ है। टेस्टिंग भी लगातार बढ़ा हुआ है और प्रकरण भी लगातार आ रहे हैं, तो दवाइयों की कोई कमी नहीं। वैसे भी कोरोना की कोई दवाई होता नहीं है। जिनको फीवर आएगा उसको पैरासीटामॉल, जिनको सर्दी होगा तो जिंक सल्फेट, कुछ उनको एंटीबायोटिक जैसे दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो दवाइयां नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली लोगों में एक जो बातें आ गई हैं कि हमको दिन भर में डॉक्टर 2 बार देखता है या 1 बार देखता है, ये सब भय को दूर करने की जरूरत है। लोग भर्ती भी हो रहे हैं और जो ठीक होकर के जाने वालों की संख्या है वो आज भी छत्तीसगढ़ में 94% से ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन संक्रमण का टेस्ट बढ़ा है तो संक्रमण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ध्यान आकर्षित किया, सरकार की ओर से सारी मुकम्मल व्यवस्था करने की हमारी प्रयास जारी हैं। बेमेतरा जिले के साजा नगर पंचायत के व्यापारियों ने लॉकडाउन के दौरान शराब दुकान खोलने के विरोध में मोर्चा खोल दिया। शराब दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर व्यापारी सड़क पर उतर आए। इससे पहले व्यापारियों ने एसडीएम की गैर हाजिरी में नायब तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपकर शराब दुकानें बंद करने की मांग की थी। 2 दिन बाद भी अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद आज व्यापारियों ने शांति मार्च निकाला और थाने में जाकर ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई भी एक अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। इतना उन लोगों व्यापारियों का भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने सभी अधिकारी कुंभकर्ण में सोए हैं। आज अगर दारू भट्टी यहाँ खुला है, जो यहाँ से अगर पॉजिटिव होता है तो सिर्फ व्यवसाय बंद करने से ही क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? दारू भट्टी में अगर कोई पॉजिटिव होता है तो कल हमारे व्यवसायिक क्षेत्र में आएगा, तो क्या उससे पॉजिटिव नहीं होगा? आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन का जो दोहरा चरित्र है वो आप सबके सामने है। एक तरफ व्यापारियों को आह्वान करके बंद करवा दिया गया है आदेश निकाल के। उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि शासकीय एवं अर्धशासकीय जो भी संस्था गतिविधियां में है वो तत्काल बंद रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं सामने शराब भट्टी यहाँ पे अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए भी यहाँ पे संचालित हो रहा है। आज माननीय जिलाधीश बेमेतरा के खंडिका 1 आदेश में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है, शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय दुकानें, संस्थाएं तत्काल प्रभावी रूप से बंद रहेंगी। लेकिन शासकीय शराब दुकान का संचालन स्वयं सरकार कर रही है। व्यापारी संघ का कहना है कि शराब दुकान में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, शराब दुकान को बंद कराना चाहिए। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे द्वारा भेजा जाएगा। जैसा निर्देश होगा वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। और बात सूरजपुर की करूं तो रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां बढ़ रही है। ऐसे में कोविड सेंटरों के लिए भी कई जगहों को अधिग्रहित किया गया है, जहां एसईसीएल विश्रामपुर के केंद्रीय अस्पताल को भी कोविड अस्पताल के लिए अधिग्रहण किया गया है। लेकिन एसईसीएल के श्रमिक नेताओं का विरोध जारी है, जहां एसईसीएल के नेताओं का कहना है कि कोविड अस्पताल बना दिए जाने से दूसरे मरीजों के लिए डॉक्टरों का अभाव हो गया है। वहीं कई डॉक्टर जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कोविड के मरीजों के लिए इलाज के लिए लगाना गलत है। वहीं दूसरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उम्र दराज डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है और डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के बाद ही ड्यूटी पर लगाया गया है। देखिए, ये हम लोग का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है, ये एक हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई हैं और आसपास के गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी उपचार के लिए है। इन्होंने अभी जो इसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया, उससे खतरा तो बढ़ गया है यहाँ और लोगों को परेशानी भी हो रही है। और हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। 26 का हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है और अभी हमारे पास कुल 11 डॉक्टर हैं। तो दिक्कत तो बहुत सी हो रही है डॉक्टरों की ड्यूटी लग जाने से। और जो भी डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है वो 1 से 1.5 साल के अंदर में सब सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वो खुद बेचारे परेशान हैं कि ऐसे समय में, रिटायरमेंट के समय में, मतलब कोरोना में ड्यूटी लगना, यदि वो भी संक्रमित हो गए तो उनको भी दिक्कत जाएगी। शासन के गाइडलाइन के अनुसार जो दवाई आई है उसको हमारे सीएमओ स्टोर के में जो दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक, विटामिन सी और पीपी किट,
ग्लव्स, मास्क यहाँ से हम लोग उनको प्रोवाइड किए हैं, उनके जो मांग था, और आगे भी हम लोग देंगे। साथ में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वहाँ के डॉक्टरों को बेकायदा ट्रेनिंग दी गई है, और जो भी कोरोना को रोकने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो सबकी ट्रेनिंग दी गई है ताकि और आगे न बढ़े। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को समयमान वेतन मिलना तय है। प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने न्याय पाती अभियान चलाया था और वहीं न्यूज़ 18 ने भी इनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया था, जिसके लिए राज्य शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश चटर्जी ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार समयमान वेतन को लेकर कर्मचारियों के हित में फैसला ले चुकी है। न्याय पाती अभियान पूरे प्रदेश भर में चला है और बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुए सभी शिक्षकों को 30 साल सेवा के बाद तृतीय समयमान वेतनमान देने का प्रस्ताव और जानकारी पूरे जिला शिक्षा अधिकारियों से मंगाया है। हमारे इस पूरे मुहिम में न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने हमारे मुहिम के लिए बहुत प्रयास किया और काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में 28 जिलों के सारे विकास खंडों से हमारे शिक्षक साथियों ने काफ़ी संख्या में पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी इस पर निर्णय होकर पूरे सहायक शिक्षकों को न्याय मिलेगा। सभी संवर्गों में पदोन्नति के आदेश जारी है। और बात अंबिकापुर की, जहां इन दिनों किसान हाथियों के आतंक से बुरी तरह से परेशान हैं। यहां 7 हाथियों के दल ने 8 गांव के किसानों को तबाह कर रखा है। यहां खेत में खड़ी फसल को हाथियों के दल ने रौंद दिया, जिससे कोटमी, पलका, फुलचूही, भंडार गांव, पंडरी पानी समेत 14 गांव में दहशत का माहौल है। और बात दंतेवाड़ा की, जहां विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लोगों से भरी रहने वाली बचेली घाटी इस बार सूनी है, लेकिन नजारा मनमोहक है। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आकाश नगर में NMDC की खदान में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार किसी को यहां आने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि NMDC कर्मचारियों के परिवार वालों को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना ने सब कुछ फीका कर रखा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सीएम ने ट्वीट कर पीएम मोदी को मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संकट के समय पीएम मोदी ने प्रभावकारी कदम उठाए, ठोस फैसले लिए और देश को संक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मुंगेली जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह जारी रहेगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक समेत सभी कार्यकर्ता जिले के सभी 9 मंडलों में स्वच्छता और पौधारोपण कर रहे थे। वहीं जिले में आज से कोरोना के चलते लॉकडाउन होने की वजह से भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। मुंगेली में मुक्तिधाम की सफाई भी की गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी सफाई की, पौधारोपण किया, स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश भी दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सभी कार्यकर्ता आज मुंगेली जिले में 9 मंडल हैं। 9 मंडल में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, सफाई का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ मना रहे हैं। अभी कोरोना काल में लोगों को मनाही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए
ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी तारतम्य में नगर भारतीय जनता पार्टी मुंगेली के द्वारा मुंगेली दाऊपारा मुक्तिधाम में वृक्षारोपण कर मुक्तिधाम का साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वैसे सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं ये गरीब लोग। रिपोर्ट देखिए आप। सरकार गरीबों के लिए भले ही तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन हितग्राही दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बेमित्रा में पीएम आवास योजना को लेकर एक परिवार परेशान है। धनगांव में बिसाहू यादव अपनी बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ जर्जर मकान में रह रहा है। मकान की हालत इतनी खस्ता है कि ये कभी भी गिर सकता है। पीएम आवास को लेकर बिसाहू लंबे समय से भटक रहा है। हाँ, मैं कई बार ग्राम पंचायत धनगांव का रही है। मैं कई बार आवेदन बोले हैं मैं पंचायत वाले मला और ये आवास मोर आज लेने आए नाती मन के संग में रही और परेशान हैं बहुत। साल 2019 में जिले में 5000 घरों की मंजूरी दी गई थी। इनमें कई अपात्रों के नाम भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमित्रा। सूरजपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के नगर पंचायत का हॉल राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगर पंचायत के बीजेपी उपाध्यक्ष को नोटिस जारी कर 3 दिन में कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सूरजपुर और प्रतापपुर दोनों नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है।